विदेशी खिलाओ कि नहीं? हाँ 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 एक बार बात करा देते ना मेरी। चलो जोरदार तालियां। साथी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। मुक्त राजस्थान अभियान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छुआछूत मुक्त राजस्थान अभियान जिंदाबाद। तो साथियों सामने ठीक है पवन जी, मैं अब ये जो साहब में बाबा साहब अम्बेडकर के पुत्र श्रीमान बाला साहेब प्रकाश अम्बेडकर जी ने जो ये अनावरण किया है, मैं बताना चाहूंगा कि ये एक घोषणा पत्र है और ये घोषणा पत्र में जो लिखा हुआ है ये आपको पढ़ करके मैं सुना रहा हूँ। क्या आप इससे सहमत हैं? आप सहमत हैं तो हाथ उठाएंगे। तो इसमें लिखा है, आज दिनांक 1 सितंबर 2022 को शहीद स्मारक में आयोजित मानवाधिकार सभा के दौरान राजस्थान के कोने कोने से आए सामाजिक कार्यकर्ता, वंचित समुदाय के लोग और सामाजिक संस्था संगठन इकट्ठा होकर अभियान की शुरुआत करते हुए ये घोषणा करते हैं कि अभियान का नाम भेदभाव छुआछूत मुक्त राजस्थान अभियान होगा, जिसका संक्षिप्त नाम BCMR होगा। अनेक लड़ाई पर साझी अगुवाई की मान्यता के साथ अभियान आगे बढ़ेगा। खुद और लोगों में समता, बंधुता, न्याय व स्वतंत्रता के मूल्यों को उतारना ही मुख्य मकसद होगा। जातिवादी सोच मिटाकर समता मूलक समाज का निर्माण करने का काम करेंगे। सभी स्कूलों को भेदभाव और हिंसा मुक्त बनाने के लिए साझा पहल करेंगे। सरकार तथा अन्य घटकों के साथ मिलकर जन कल्याण के काम में अभियान को हमेशा सहयोगी रखेंगे। महिला, दलित, आदिवासी, घुमंतु, अर्धघुमंतु, अल्पसंख्यक, ट्रांसजेंडर और विशेष योग्य जनों के संवैधानिक हकों पर बोलेंगे। संपूर्ण मानवीय और संवैधानिक मूल्यों के प्रचार और प्रसार के लिए आचरण में लाने के लिए अथक प्रयास करेंगे। अभियान के इन विचारों को अमल में लाने वाला ही अभियान का प्राथमिक सदस्य होगा। अतः एवं उपरोक्त सभी वचनों में बंद कर हम आज इस जनसभा को साक्षी मानते हुए भेदभाव छुआछूत मुक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत का जन आह्वान करते हैं। जय भीम। अब साहब बोलेंगे। इस जुलूस में सभी सहमत हुए सभी को मैं जय भीम करता हूं और शुरुआत भी करता हूं। इस मंच पर जितने उपस्थित हैं उनके नाम लेने की कोशिश करता हूं। जिनके नाम भूल गया हूं तो शायद मुझे वो माफ करें। हेमलता जी, कटोरिया जी, पवन देव, बाबूलाल नाग जी, जाट समाज के अध्यक्ष जो है राजा रामबेल जी, पप्पू शर्मा जी, विद्या जी, राजे जोशी जी, उपवार धर्मेंद्र जी और बाकी सभी साथियों और इनके जो युवा नेता है गिरिराज वर्मा जी, दोस्तों और भाइयों, जो अभी हम लोग ने स्लोगन की शुरुआत की, भेदभाव और छुआछूत जो है उससे हमको छुटकारा चाहिए। घोषणा तो सही है, लेकिन आप लोगों के इरादे हैं क्या, यह सबसे बड़ी बात है। इरादा हो तो ही घोषणा
वास्तविकता में आ सकती है, वरना नहीं आ सकती। और उसको अगर वास्तविकता में लाना है तो कहीं ना कहीं से तो भी शुरुआत करना जरूरी है। मैं कोई लंबा चौड़ा बात आपसे नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि जिस मकसद से हम लोग इकट्ठा हुआ है उस मकसद को हासिल करना ये हमारी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को अगर अदा करना है तो शुरुआत तो हम लोग से ही होना जरूरी है। अगर हमें शुरुआत नहीं करेंगे और दूसरों को ही कहेंगे कि प्रवचन के माध्यम से, तो उसे कोई मतलब नहीं है। मैं जब किसी से कहता हूं कि भैया इसको दान दीजिए, मैं जब किसी को कहता हूं कि इसको दान दीजिए, तो मैंने पहले अपनी तरफ देखना चाहिए कि मैं दान दे सकता हूं क्या और मैंने दान दिया है क्या। जब मैंने दान दिया है तो ही मैं दूसरों को कह सकता हूं कि आप दान दीजिए। अगर मैंने ही दान नहीं दिया है तो मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं दूसरों को दान दूं करके कहने का। मैं दूसरों को कहने का अधिकार नहीं हूं कि दान दो। और इसलिए शुरुआत जो है वो मैं ये समझता हूं कि जितने भी शुरुआत थे वहां से शुरुआत होना जरूरी है। अब शुरुआत में जो बड़ी जातियां, सबके नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन जितनी बड़ी जातियां उनका मैं नाम लूंगा। जोधपुर के इलाके में मेघवाल है, भरतपुर के इलाके में जाटव है, शिखर जयपुर के इलाके में बलिया है, रायगढ़ है। बस सवाल ये है, क्या हम लोग इकट्ठा बैठते हैं, एक दूसरे को स्वीकारते हैं? तो शुरुआत तो हम लोग से होनी जरूरी है। हम लोग ने एक दफा शुरुआत की तो वो देर शुरुआत होता है। और यहां जितनी भी महिलाएं बैठी है, संगठन के जो प्रमुख बैठे हैं, मेरा आग्रह है, निवेदन है, मेरा आग्रह भी है और निवेदन भी है, आप अपने गांव में शुरुआत की ये जितनी भी समाज है उनको इकट्ठा बैठाना आपने शुरुआत करना चाहिए। भेदभाव जो है वो अपने से खत्म करने की प्रक्रिया शुरुआत होनी चाहिए। हाँ बोलना। अगर ये हम लोग ही प्रथा खत्म नहीं करेंगे तो दूसरों को कहने का अधिकार हमको कुछ नहीं होता। इसलिए मैंने जैसे कहा कि दान मैं जब तक नहीं देता हूं तब तक मैं दूसरों को नहीं कह सकता हूं कि आप दान दीजिए। उसी तरह अगर हम लोग अपना ही भेदभाव अगर हम लोग खत्म नहीं करेंगे तो हमको अधिकार कोई नहीं होता है कि हम दूसरों को कहे कि भैया भेदभाव खत्म करके चलिए। तो इसलिए मैं मान के चलता हूं कि महीने भर के अंदर एक कार्यक्रम लेके चलना होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग ने घोषणा की, ऐसा नहीं है कि हम लोग ने तय कर दिया और हवा में उसको उड़ा दिया। आज इकट्ठा बैठे इसलिए हम लोग ने कुछ बातें की, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस पर अमल होना भी जरूरी है। और यहां जितने भी उपस्थित है, यहां जितने भी मौजूद है, मैं आग्रहपूर्वक निवेदन है कि इस प्रक्रिया को आप शुरुआत कीजिए। कई लोग कहेंगे कि इस प्रक्रिया शुरुआत नहीं होगी। मैं जानता हूं कि एक बैठक में यह शुरुआत नहीं होगी, लेकिन बार बार जब आप इसकी कोशिश करोगे, तो लोगों में ध्यान आना शुरुआत होगा कि जब तक हम लोग इकट्ठा नहीं बैठ सकते तब तक हमारा अत्याचार नहीं बंद हो सकता। जब तक हम लोग इकट्ठा नहीं बन सकते तब तक यहां हमारा विकास नहीं हो सकता। जब तक हम लोग इकट्ठा नहीं बन सकते तब तक मनु की मूर्ति जो है वो हाईकोर्ट से हटा नहीं सकते। और इसलिए
मैं ये मान के चलता हूं कि ये जिम्मेदारी आप सब उठाएंगे, ऐसे मैं आशा आप लोगों से करता हूं। दूसरी बात आज जो है हम लोग का कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अलग से पहचान नहीं है। हम अपने आप को सिर्फ शेड्यूल कास्ट कहते यही हमारी एक पहचान है, लेकिन अलगपन उसमें कोई दिखाई नहीं देता। ना सामाजिक तौर से अलगपन दिखाई देता है, ना राजनीतिक स्वरूप से हमारा अलगपन दिखाई देता है, ना यहाँ की प्रथा के मुताबिक हम लोग अपना अलगपन दिखाते हैं। हम लोग जो प्रथा चली आ रही है उसी के मुताबिक यहां पर चलते हैं। 2 दिन से पगड़ी चढ़ानी है तो मैं उनसे मना करता हूं। उस बोर्ड पर हम लोग ने क्या लिखा है कि समता मूल्य समाज हम चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? समता मूल्य समाज चाहते हैं। अगर समता मूल्य समाज अगर चाहते हैं तो पगड़ी का मतलब क्या है? पगड़ी का मतलब क्या होता है? आप में से किसी तो बताइए कि पगड़ी का मतलब क्या है? पगड़ी का मतलब है राजा महाराजाओं को अलग से पहचान होनी। सरदार है उसकी अलग से पहचान हो, दीवान है उसकी अलग से पहचान हो, राजा है उसकी अलग से पहचान हो, महाराज है उसकी पहचान हो। और फिर समता समाज मूल्य कहां से आएगा? अगर हम ही समाज के अंदर पदों का बंटवारा करेंगे, पदों का बंटवारा हम लोग करेंगे तो कहां से समता समाज मूल्य आ जाएगी? जो विचारधारा इस समता मूल्य के खिलाफ है उसको हमको त्याग देना चाहिए, उसको त्याग देना चाहिए। और ये जो पगड़ी की रस्म है, हमने कहा कहना चाहिए कि हम इसको मानेंगे नहीं और ना इसको हम लोग लागू करेंगे। क्या काम है? हम लोग ये जब तक तय नहीं कर सकते तब तक एक परिवर्तन हम लोग में नहीं आएगा। सिर्फ घोषणा से परिवर्तन नहीं आएगा। इकट्ठा बैठे 2 घोषणा भी परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन लाना होता है, परिवर्तन को शुरुआत करनी होती है, परिवर्तन को अमल करना होता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि समता मूल्य समाज के खिलाफ जो जो व्यवस्था इसके खिलाफ है उसको हम लोग त्याग दें। फूलमाला चढ़ाते हो, किस पर चढ़ाते हो? भगवान पर चढ़ाते हो और किसी पर नहीं। पिछले साल मैं राजकोट में था, जितनी भी महिलाएं आई, बड़ा मंदिर था वहां पे दर्शन लेके आ गए। मैंने उनसे एक ही सवाल किया कि दर्शन से कोई मतलब नहीं है, दर्शन लिए अच्छी बात हुई, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि ये जो दान पेटी होती है, दान का जो कटोरा होता है, आपने उसमें पैसे डाले या नहीं डाले? बोलिए हमने डाले। मैंने कहा उसका अधिकार किसका है? उस मंदिर पर पैसे का अधिकार किसका है? उस मंदिर के तिजोरी पर अधिकार किसका है? आप कहोगे पंडित का, लेकिन पंडित है किसका? आरएसएस का। और वही आरएसएस ने मोनू की मूर्ति हाईकोर्ट के सामने लगा दी है। तो आप अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। मंदिर में जाइए लेकिन दान मत दीजिए।
तय कर लीजिए। मंदिर में जाइए लेकिन दान मत दीजिए। संगठन के पास पैसा नहीं होगा तो संगठन चल नहीं पाएगा। आपके पैसे से ही उनका संगठन चल रहा है। ये जो प्रथाएं हैं, ना समझते हुए हम लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं। ऐसी जो प्रथा है कि जिसको हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, जिसको हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, वही प्रथा हम लोग के खिलाफ जा रही है और हम लोग को जो है कैदी बनाने जा रही है। जिस प्रथा को हम लोग मानने जा रहे हैं, जिस प्रथा को हम लोग मानने जा रहे हैं, उस प्रथा पर हम लोग ने विचार करना चाहिए कि ये प्रथा मुझे फायदे की है या नुकसानदायक है। अगर ये नुकसानदायक है तो मैंने वहीं के वहीं उसको छोड़ना चाहिए। अगर उसमें जानकारी ना हो कि ये सही है गलत है, तो किसी के साथ में बैठ के उसकी चर्चा करो, विचार गोष्ठी करो, और उस विचार गोष्ठी के साथ में फिर निर्णय लो कि ये सही है गलत है। हम लोग इस तरीके से चलेंगे तो ये मान के चलता हूं कि ये जो परिवर्तन का नारा हम लोग ने जो दिया है, भेदभाव मिटाने का नारा जो हम लोग ने दिया है, उसको असलियत में हम लोग अमल करते। दोस्तों, किसी एक वक्ता ने इस बात की जिक्र की कि यहां बाबा साहब के खिलाफ आंदोलन हुआ था। बात सही है, मैं ना नहीं कह रहा हूं। वो यूपी में भी हुआ था, वो पंजाब में भी हुआ था, वो महाराष्ट्र में भी हुआ था, वो कर्नाटक में भी हुआ था। उस वक्त जो है वो व्यवस्था उस वक्त चली थी, मैं नहीं मानता कि नहीं थी। लेकिन उसके साथ साथ एक व्यवस्था और भी चली थी, और वही राजस्थान से शुरुआत हुई थी। बाबा साहब जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंग्लैंड में थे, तो यही एक राजस्थान के व्यक्ति ने एक लंबा चौड़ा टेलीग्राम भेजा था। एक लंबा चौड़ा टेलीग्राम भेजा था, बाबा साहब के नाम से भेजा था, और एक इंग्लैंड के रानी के नाम से भेजा था। और उसमें उन्होंने कहा था कि शिवविकास के जो नेता है, उस वक्त दलित शब्द नहीं था, शिवविकास के जो नेता है, ये बाबा साहब ये, और दूसरा तीसरा कोई नहीं है। ये टेलीग्राम देते समय बाबा साहब ने कहा कि इस व्यक्ति को मैं कभी जानता नहीं हूं, इनके इलाके में मैं कभी गया नहीं हूं, ना इनसे मेरी कभी मुलाकात हुई है। हाँ, ये जरूर है कि पंजाब राजस्थान में जो है वो आंदोलन चल रहा है। सवाल ये है कि उस जागरूक व्यक्ति के टेलीग्राम में इंग्लैंड के रानी को यह बता दिया कि दलितों के नेता महात्मा गांधी नहीं है, तो दलितों के नेता जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर है। उस व्यक्ति के विचार सरल थे, स्पष्ट थे और सीधे थे। हम लोग को भी उसी व्यक्ति की तरह, हम लोग भी उसी व्यक्ति की तरह अपनी सोच सही होनी चाहिए, अपना उद्देश्य सही होना चाहिए, और मकसद पाने के लिए, उस उद्देश्य पाने के लिए हम लोग त्याग भी करने के लिए तैयार होना चाहिए। जब तक हम लोग त्याग नहीं करेंगे तब तक हमारा उद्देश्य हासिल नहीं होगा। हमारा उद्देश्य क्या है? जो बाबा साहब ने कहा था कि मैंने इतने सालों में यहां के सभी धार्मिक नेताओं से, राजनीतिक नेताओं से एक बात हासिल की, और वो ये है
कि यहां जो जुर्मी समाज है, यहां जो शेड्यूल कास्ट है, यहां जो वंचित है, उसकी एक अलग पहचान बनाई है, उसकी एक अलग से झुक्की बनाई है। और बाबा साहब ने ये जिम्मेदारी हम लोग को दी थी कि इस झुग्गी को बचा के रहिए। जब तक इस झुग्गी को आप बचाते रहेंगे, इस झुग्गी को आप जब तक बचाते रहेंगे, तब तक इस समाज में आपको इज्जत और अधिकार मिलेगा। इस झुग्गी की वजह से आपको इज्जत और अधिकार मिलेगा। जिस दिन इस झुग्गी की अस्तित्व आपने मिटा दी, तो बाबा साहब ने कहा इसका मतलब क्या हुआ कि आपने आपकी झुग्गी छोड़ते हुए दूसरे को घरों में रहने गए, और दूसरों के घरों में आप रहने जाओगे, आश्रित जो होता है, रिफ्यूजी जो होता है, आपकी हालत उसी की तरह होगी। आज जिस बच्चे के लिए हम लोग बैठे हैं यहां पर, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जाके उसके बच्चे को मिले, उसके परिवार को मिले। हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि दूसरों के साथ जो न्याय हुआ, कॉम्पेंसेशन मिला, वो इसी इंदर को मिलना चाहिए। लेकिन कोई सुन रहा? जिलों में आंदोलन हुए, कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया, लेकिन सरकार के कानों की जू भी हिली नहीं। उसकी वजह क्यों? उसकी वजह एक ही है, उनको मालूम है कि ये आश्रित है, ये जाएगा कहां? 2-4 दिन चिल्लाएगा, 2-4 दिन चिल्लाएगा, और 2-4 दिन चिल्लाने के बाद चुपचाप बैठेगा। आश्रित है, हमारे पास ही पड़ा रहेगा, जाएगा कहां? आज वो बाबा साहब ने जो आदेश दिया था, बाबा साहब ने जो संदेश दिया था कि आपकी झुग्गी बचाए रखो, संभालते रहो, समझौता किसी के साथ में हो, समझौता किसी के साथ में करो। लेकिन जिस दिन समझौता टूट गया, उस दिन आप इज्जत के साथ अपने झुग्गी में जाके रह सकते हो। आपने अगर उस झुग्गी को ठुकरा दिया तो आश्रित की तरह आपको रहना होगा। और आज ये दिखाई देता है, सत्ताधारी जो है और विरोधी जो है, वो हम लोग को आश्रय दाती समझते हैं, और इसलिए पूछताछ करने के लिए जरूरत नहीं ऐसे महसूस करते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग की क्या जिम्मेदारी है? तय कर लो, गांव गांव में बैठक करके तय कर लो, चाहे नतीजा कुछ भी हो, गांव गांव में जाके आप तय कर लो कि हम लोग इकट्ठा रहेंगे और हमारा निर्णय इकट्ठा ही होगा। और इकट्ठा निर्णय क्या होगा कि हम हमारी नई झुग्गी बनाएंगे, सामाजिक नई झुग्गी बनाएंगे और राजनीतिक भी नई झुग्गी बनाएंगे। सत्ताधारी मैं दोनों को नागनाथ और सांपनाथ, इसके अलावा दूसरा कोई देखता नहीं हूं। अगर कांग्रेस पार्टी इंसानियत की पार्टी अगर होती तो वो इंदर के घर पर जरूर जाती, उससे परिवार से मिलती। जिस परिवार ने उसकी लाश, इंदर की लाश थी, और उसके परिवार पर जो लाठीचार्ज किया, उनको सबको वो सस्पेंड करवाती, इंक्वायरी करवाती, और जो मुआवजा दूसरों को दिया है, वही मुआवजा जो है
वो इंदर के परिवार को मिलता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी जातिवादी पार्टी है, धर्मवादी पार्टी है, इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। सत्ता इस पार्टी की आए या सत्ता उस पार्टी की आए, दोनों को संविधान के माध्यम से ही चलना है, दूसरा तीसरा माध्यम नहीं है। और इस व्यवस्था में हम लोगों को जो है, वंचितों को जो है, अक़लियतों को जो है, शोविकास को जो है, वो अपनी सुरक्षिता और इज्जत की जिंदगी दोनों बितानी है। इज्जत की जिंदगी और सुरक्षिता की जिंदगी दोनों बितानी है। और ये अगर बितानी है तो हम लोगों को अपनी जुग्गी खड़ी करनी होगी, नए से खड़ी करनी होगी, नए से बांधना होगा। ये काम जब तक हम लोग करते नहीं, तब तक राजस्थान जैसे स्टेट में, राज्य में यह अत्याचार का सिलसिला कब बंद नहीं होगा। यह अत्याचार का जो सिलसिला है वो कम नहीं होगा। हम लोग ये सोचेंगे क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, चिंता क्यों है? जो दूसरों का होगा वो अपना होगा। हम लोगों को चिंता ये होनी चाहिए, वंचितों को ये चिंता होनी चाहिए कि हम इज्जत से और अधिकार से अपनी जिंदगी कैसे जिए, और उसके लिए जो करना है वो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। हम लोग ने ये भी तय करना चाहिए। आज हम लोग 1000 की संख्या में यहां पर उपस्थित, आज हम लोग 1000 की संख्या में उपस्थित है। अगर मान लो सरकार इंदर के साथ नए न्याय देती है, तो क्या ये मैं समझूं कि महीने, 1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद आप जयपुर में लाखों की संख्या में यहां पर भीड़ इकट्ठा कर सकते हो? त्याग देने के लिए, क्या करने के लिए तैयार हो? कोई गाड़ी नहीं भेजेगा, कोई गाड़ी नहीं भेजेगा, कोई आने जाने के लिए खाने पीने की व्यवस्था नहीं करेगा। आपको आपकी रोटी करना होगा और आपको अपनी गाड़ी ले आना होगा। सवाल यह है हमारी जो दूसरी ताकत है, इस सरकार को जो झुकाने की जो दूसरी ताकत है वो भीड़ है। मैडम, 1000 के भीड़ से कुछ नहीं होता, इससे कोई डरता नहीं है। आपको अगर यहां पर डर पैदा करना है सरकार पे, यहां अगर सरकार में आपको डर पैदा करना है, जैसे लाखों यूपी में लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है, मध्य प्रदेश में लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है, उसी तरह जयपुर में जिस दिन लाखों की भीड़ इकट्ठा होगी, आपको सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं, सरकार खुद आपके पास आएगी। आप अपनी ताकत पहचानिए, आप अपनी ताकत पहचानिए। आपकी भीड़ यही ताकत है। ये भीड़ ही है कि सरकार से बात करेगी, अगर इनके साथ में न्याय नहीं दिया तो ये भीड़ कहेगी कि हम आपको उखाड़ के फेंक देंगे। सत्ताधारी जो होता है उसको एक ही चिंता होती है, सत्ताधारी जो होता है उसको एक ही चिंता होती है कि किसी भी तरह मेरी कुर्सी बची रहे,
किसी भी तरह मेरी कुर्सी भी बची रहे। 1 लाख की भीड़ आई तो उसकी कुर्सी बच जाएगी। तो आप लोगों ने तय किया कि गांव जाके, शहरों से आए शहरों से जाके, जिस जिलों से आए जिलों से जाके, जिस तहसील से आए उस तहसील में ये संदेश आप फैलाओ कि जिस दिन जो आज के आयोजक है, जो आयोजक है, इन आयोजकों ने दोबारा जो जयपुर आने का ऐलान किया तो हम 1000 की संख्या में नहीं आएंगे, तो लाखों की संख्या में आएंगे। 1000 की संख्या में नहीं आएंगे, लाखों की संख्या में आएंगे। और लाखों की भीड़ हम मिलने नहीं जाएंगे, वही भीड़ सरकार से बात करेगी। यह हम लोग को तय करना होगा। और इसलिए दोस्तों, आंदोलन की सही दिशा हम लोग को अपनानी होगी। तीसरी ताकत जो हमारी है वो हमारी वोट की ताकत है। हम कह रहे, कई वक्ताओं ने यहां पे कहा, कई वक्ताओं ने यहां पर कहा कि हाईकोर्ट के सामने की बनू की मूर्ति जो है वो हटनी चाहिए। उसके 2 ही तरीके हैं। एक लाखों की भीड़ इकट्ठा करो, हाईकोर्ट में चलिए और उसको गिरा दीजिए। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि विधानसभा में आपके चुने हुए नुमाइंदे भेज दीजिए। विधानसभा में चुन के आपके नुमाइंदे भेज दीजिए और वो विधानसभा तय करेगी कि बनू का पुतला वहां से हटेगा तो हटेगा ही। 2 रास्ते आपके पास। ये कानून आप अपने हाथ में लेके मनु की मूर्ति गिरा सकते हो, और दूसरा रास्ता यह है कि विधानसभा में आपके चुने हुए नुमाइंदे भेजो, उनको जिताओ और वही असेंबली में कहेंगे कि मनु का पुतला हटना चाहिए तो ही सरकार चलेगी, वरना ये सरकार नहीं चलेगी। ये अगर भूमिका होती है तो ही हम लोग मनु का पुतला हटा सकते हैं और यहां की व्यवस्था को बदल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं जितने उपस्थित हैं इन बातों पर आप गौर करेंगे और उसे अमल भी करेंगे। यही आशा उम्मीद के साथ आपसे रजा लेता हूं। जय हिंद। जय भीम, जय भीम। आदरणीय प्रकाश आंबेडकर जी को